सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो इतना पावरफुल हो कि मौत के सामने भी खड़ा रहे और जेल की दीवारों को पार करके एक पूरे देश का नक्शा बदल दे। आज हम नेल्सन मंडेला के उसी एक आदर्श की कहानी में उतरेंगे जिसने दक्षिण अफ्रीका को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसे इरादे का जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये शब्द उस इंसान के थे जो अपने देश के भविष्य के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। साल था 1964, रंगभेद का दौर था और मंडेला अपने साथियों के साथ कटघरे में खड़े थे। आरोप था देशद्रोह, और ठीक उसी वक्त मौत के साये में उन्होंने दुनिया के सामने एक नए देश का सपना रख दिया। तो उस मुकदमे के बाद हुआ क्या? मंडेला को जेल तो हो गई, लेकिन उनका वो आदर्श वो आजाद रहा। अब हम देखेंगे कि कैसे जेल के उन 27 सालों ने उस आदर्श को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये टाइमलाइन उन 27 लंबे सालों की कहानी कहती है। 1964 में उम्र कैद की सजा, उसके बाद 18 साल उन्होंने कुख्यात रॉबिन आइलैंड जेल की भयानक मुश्किलों को झेला। लेकिन 80 का दशक आते आते उनकी रिहाई की मांग एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी थी। हर गुजरते साल के साथ मंडेला सिर्फ एक कैदी नहीं रहे, वो आज़ादी के एक ग्लोबल सिंबल बन गए और फिर 1990 में वो रिहा हुए। अच्छा, एक सवाल उठता है कि एएनसी ने हथियार क्यों उठाए? मंडेला ने अपने भाषण में ये साफ किया था कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि जब शांति से विरोध के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जब हर आवाज को ताकत से दबा दिया गया, तब उन्हें लगा कि सरकार ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। सोचिए, एक इंसान जेल की सलाखों के पीछे है, दुनिया से कटा हुआ, लेकिन उसका असर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उनका नाम रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया। अब कहानी जेल से निकलकर प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि कैसे 1964 में कटघरे में कहा गया वो आदर्श रिहाई के बाद एक नए देश की बुनियाद बन गया। ये जो नंबर है ना 62.65%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे का सबूत है जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने मंडेला के आदर्श पर दिखाया था। ये एक जबरदस्त मैंडेट था, एक नया राष्ट्र बनाने के लिए। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं 1964 के भाषण के वही आदर्श सीधे 1996 के संविधान की आत्मा बन गए। मानवीय गरिमा, समानता, गैर नस्लवाद, ये सारी बातें उस नए रेनबो नेशन के फाउंडेशनल पिलर्स बने। राष्ट्रपति के तौर पर मंडेला को एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाना था। देखिए, एक तरफ था आरडीपी, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद था रंगभेद से मिले गहरे जख्मों को भरना, जैसे गरीबी, घर, हेल्थ केयर। और दूसरी तरफ थी गियर, जैसी मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज जो देश की इकोनॉमी को स्थिर करने और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जरूरी थी। ये उनके आदर्शवाद और प्रैक्टिकल होने का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। अब बात करते हैं शायद सबसे बड़ी चुनौती की, अतीत के जख्मों को कैसे भरा जाए। एक ऐसा देश जिसने सालों तक जुल्म और नाइंसाफी देखी हो, वहां बदला लेने के बजाय सुलह का रास्ता चुनना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी फैसला था। और इस पूरे नजरिए के सेंटर में थी उबुंटू की फिलॉसफी। इसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, मैं हूं क्योंकि हम हैं। ये सोच कि हमारी इंसानियत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किसी को गिराकर हम खुद ऊपर नहीं उठ सकते। और यही फिलॉसफी सुलह की पूरी प्रोसेस का बेस बनी। उबुंटू के इसी फिलॉसफी से निकला रिस्टोरेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट। मतलब मकसद सिर्फ मुजरिम को सजा देना नहीं, बल्कि सच को सामने लाकर समाज के जख्मों को भरना है। ये न्यूरेनबर्ग ट्रायल्स जैसे सजा देने वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग था। तो इस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए बनाया गया सत्य और सुलह आयोग, यानी टीआरसी। यहाँ पीड़ितों को अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का एक प्लेटफॉर्म मिला और जो अपराधी थे उन्हें सच कबूल करके माफी मांगने का एक मौका। इस पूरी प्रोसेस का मकसद सजा नहीं, सच था। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, माफी पाना इतना आसान नहीं था। देखिए, 7,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस में से सिर्फ 849 को ही माफी दी गई। इससे ये साफ हो जाता है कि कमीशन का लक्ष्य आंख बंद करके सबको माफ करना नहीं था, बल्कि कड़वी से कड़वी सच्चाई को बाहर लाना था।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी मंडेला का काम रुका नहीं। उनका वो आदर्श दक्षिण अफ्रीका की सरहदों को पार कर पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। 1993 में मिला नोबेल शांति पुरस्कार। इसने उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक शांति दूत के तौर पर स्थापित कर दिया और ये अवार्ड उन्होंने उस इंसान के साथ शेयर किया जिसने उन्हें रिहा किया था। ये अपने आप में सुलह की भावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ये ग्लोबल रोल निभाना जारी रखा। बुरुंडी के गृह युद्ध में उनकी मध्यस्थता इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने शांति कायम करने में एक अहम भूमिका निभाई। उनके बाद के सालों में उनके करिश्मे और उनके नैतिक अधिकार को बयां करने के लिए एक खास शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, मादिबा मैजिक। और ये मादिबा मैजिक कोई हवाई बात नहीं थी, ये असल में दिखता था। जब वो बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करते थे, जब वो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स को गरीब बस्तियों में ले जाके उनसे स्कूलों के लिए दान करवाते थे, वो हमेशा ये पक्का करते थे कि दुनिया कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को कभी ना भूले। उनकी फिलॉसफी सिर्फ जुल्म से आज़ादी के बारे में नहीं थी, ये हर इंसान के अंदर की क्षमता को बाहर लाने के बारे में थी। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, जब हम अपनी रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अनजाने में दूसरों को भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, मंडेला ने एक आदर्श पर एक राष्ट्र की नींव रखी, लेकिन उस आदर्श को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि हर देश के लिए बहुत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।